हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पहले वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में पूछा गया था। द फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया। यहाँ पर पूछा गया था कि भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का गठन कब किया गया था। ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 1976, ऑप्शन नंबर सेकंड इज 1977, ऑप्शन नंबर 3 इज 1971 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 1983। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1976। 1976 में फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो हमारे इंडिया में फॉर्म की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है जिला लोक स्वास्थ्य परिचर्या अधिकारी की श्रेणी में आता है। यहाँ पर हमें जो है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर हैं वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 3 इज स्टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट। जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज मोर लाइकली टू डेवलप अ कंडीशन कॉल्ड ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। गया है निम्नलिखित में से किस रोगी को ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया नामक स्थिति विकसित होने की अधिक संभावना है। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज पेशेंट विथ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। यदि किसी पेशेंट को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई हो तब। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज पेशेंट विथ स्पाइनल इंजरी एट C7 लेवल, या फिर पेशेंट को स्पाइनल इंजरी हुई हो C7 लेवल पर। ऑप्शन नंबर 3 इज पेशेंट विथ स्पाइनल इंजरी एट LS, या फिर किसी पेशेंट को स्पाइनल LS रीजन पर, लंबोसेक्रम रीजन पर। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज पेशेंट विथ हेमोरेजिक स्ट्रोक, या फिर पेशेंट को हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ हो उस कंडीशन में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि पेशेंट में ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन कैसे डेवलप हो सकती है, क्या कंडीशन होने पर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड पेशेंट विथ स्पाइनल इंजरी C7 लेवल। यदि पेशेंट को स्पाइनल इंजरी हुई है C7 लेवल पर तो उस पेशेंट में ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया जो है ये एक प्रकार की सीरियल मेडिकल प्रॉब्लम है। यदि किसी पेशेंट को स्पाइनल इंजरी हुई हो जिसमें T6 वर्टिब्रा से लेके, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर T6 वर्टिब्रा या उससे ऊपर के जो भी वर्टिब्राज हैं वहाँ पर अगर किसी भी प्रकार की स्पाइनल इंजरी होती है तो पेशेंट में ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया को ही ऑटोनॉमिक हाइपरफ्लेक्सिया भी कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है थायमेक्टोमी इज इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। है कि पेशेंट को कौन सी कंडीशन में थायमेक्टोमी के इंडिकेशन हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन में पेशेंट की थायमेक्टोमी सर्जरी हो सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मायस्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज गुलियन-बेरी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर 3 इज पार्किंसोनियन डिसीज एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्ट्रोक। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में जो है पेशेंट की थायमेक्टोमी के जो सर्जरी है ये करी जाती है। मायस्थेनिया ग्रेविस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट के अंदर जो है मसल वीकनेस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती है, आइज़ ड्रॉप होने लगती हैं पेशेंट की और पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगता है। और इसी कंडीशन में जो है पेशेंट को जो थाइमोमा है इसकी कंडीशन भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। थाइमोमा क्या होता है, जो थाइमस ग्लैंड होती है वहाँ पर ट्यूमर प्रेजेंट होने की वजह से पेशेंट को थाइमोमा की कंडीशन अराइज हो जाती है। और थाइमोमा की अगर कंडीशन है पेशेंट में मायस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन में तो पेशेंट की थायमेक्टोमी की जो सर्जरी है ये की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
rupture and atrophy of a small segment of a connective layer of the skin due to stretching of abdominal wall leads to the development of। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एब्डोमिनल वॉल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेच होने की वजह से जो भी कनेक्टिव लेयर होती हैं स्किन में वो रप्चर हो जाती हैं, एट्रोफी हो जाती है उनमें, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्ट्राई ग्रेविडैनम, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज डायस्ट्रेसिस, option number 3 is linea nigra and option number 4 is melasma। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्ट्राई ग्रेविडैनम। स्ट्राई ग्रेविडैनम जो है ये एक ऐसी कंडीशन है यदि जो एब्डोमिनल वॉल है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेच हो जाए, या जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर जो एब्डोमिनल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेच होती है और उसकी वजह से जो इस टाइप के जो स्ट्रेचनिंग मार्क्स हैं जो दिखाई देते हैं इन्हें स्ट्राई ग्रेविडैनम कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन ब्लड प्रेशर कैन अ नर्स एक्सपेक्ट ड्यूरिंग अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। यहाँ पर पूछा गया है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो ब्लड प्रेशर है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिल, नॉर्मल एज अ नर्स आप कौन से नॉर्मल चेंजेस देखेंगे ब्लड प्रेशर में नॉर्मल प्रेगनेंसी के टाइम पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर थ्रू आउट प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्लड प्रेशर है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ स्लाइटली इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग मिड प्रेगनेंसी। मिड प्रेगनेंसी के टाइम पर जो ब्लड प्रेशर है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज अ स्लाइटली डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग मिड प्रेगनेंसी, या फिर मिड प्रेगनेंसी के टाइम पर जो ब्लड प्रेशर वो स्लाइटली डिक्रीज होता है। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट थ्रू आउट प्रेगनेंसी, या फिर जो ब्लड प्रेशर है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर फ्लक्चुएट होते रहता है, बढ़ता या घटते रहता है। तो यहाँ पर हमें इसका राइट आंसर बताना है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो ब्लड प्रेशर है उसमें नॉर्मली क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 अ स्लाइटली डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग मिड प्रेगनेंसी। जब भी अगर कोई नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन हो और उसका हम मिड प्रेगनेंसी में जो है ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हमें एटलीस्ट 10 mm ऑफ Hg जो ब्लड प्रेशर है हमें डिक्रीज़ मिलता है। 120/80 mm ऑफ Hg है तो हमें डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो एटलीस्ट 70 mm ऑफ Hg जो है पेशेंट का देखने को मिलेगा। और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि क्या ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, एंड जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ होने लगता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ईस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर 3 इज प्रोलैक्टिन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज HCG। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए, और जाइगोट के इम्प्लांटेशन के लिए भी जो है प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है जाइगोट इम्प्लांटेशन के लिए, एंड जो भी यूट्रस में मायोमेट्रियम लेयर होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन इन द एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर फॉर फर्स्ट टाइम मदर। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि कोई फर्स्ट टाइम मदर मतलब प्राइमरी ग्रेविडा वाली अगर कोई फीमेल है द रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन बताना है, एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर है, याना है कि रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन कितना रहेगा, कितना सेंटीमीटर कितने और के अकॉर्डिंग जो है डायलेट होगा। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 1 सेंटीमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3 इज 1.5 सेंटीमीटर पर आवर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 2 सेंटीमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हमें प्राइमरी ग्रेविडा वाली पेशेंट का जो है रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन बताना है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर आवर। जो सर्वाइकल डायलिटेशन रहेगा वो रहेगा 1 सेंटीमीटर पर आवर। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन फॉर अ डिमेंशिया पेशेंट। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो एक है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन नहीं रहेगा एक डिमेंशिया वाले पेशेंट के लिए। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग अ डाइट रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर। ऐसी डाइट हमें प्रोवाइड करना है जो प्रोटीन एंड फाइबर से रिच हो। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट कैलोरी वाली डाइट हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज प्रोवाइडिंग सेमी सॉलिड डाइट। पेशेंट को सेमी सॉलिड डाइट प्रोवाइड करेंगे। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज प्रोवाइडिंग क्लियर लिक्विड डाइट, या फिर हम पेशेंट को क्लियर लिक्विड डाइट प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, प्रोवाइडिंग क्लियर लिक्विड डाइट। जो पेशेंट है उसे हमें लिक्विड डाइट जो है वो प्रोवाइड नहीं करना है। तो डिमेंशिया वाला पेशेंट है तो हम उसे पेशेंट को प्रोटीन फाइबर रिच कैलोरी रिच सेमी सॉलिड डाइट दे सकते हैं, लेकिन हमें पेशेंट को क्लियर लिक्विड डाइट प्रोवाइड नहीं करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट दैट देयर इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इन द लेबर रूम विद द मदर। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लेबर रूम में जो मदर के साथ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आ सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज नर्सेस इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू द मदर एंड हर कंपेनियन। यहाँ पर दिया गया है कि नर्स अपना परिचय माँ और उसके साथी से करती है। नर्सेस हैं वो अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हैं जो भी लेबर रूम में मदर है और उनकी जो भी कंपेनियन है उनकी साथी हैं उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देना। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द मदर इज एड्रेस्ड बाय हर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेम, या फिर माँ को उसकी विशिष्ट पहचान संख्या द्वारा संबोधित किया जाना। ऑप्शन नंबर 3 इज एक्सप्लेनेशन आर गिवन टू द मदर यूजिंग अप्रोप्रिएट मेडिकल टर्म। फिर जो भी एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं मदर को उसमें हम कुछ भी मेडिकल टर्म्स हमें यूज़ करनी है। ऑप्शन नंबर 4 इज कर्टेन आर ऑलवेज केप्ट ओपन टू फैसिलिटेट असेसमेंट एंड कम्युनिकेशन विथ मदर, या फिर हमें मूल्यांकन की सुविधा के लिए पर्दे हमेशा खुले रखे जाने चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नर्स इंट्रोड्यूस देमसेल्फ टू द मदर एंड हर कंपेनियन। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर रहेगा वो यह है कि जो नर्स हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकती हैं मदर से और उनके साथ में जो भी अटेंडर है उन्हें। बाकी यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं ये राइट नहीं है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सनडाउन सिंड्रोम इन्वॉल्व्स। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम जो है इसमें क्या सिम्टम्स इन्वॉल्व हो सकते हैं पेशेंट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रेस्टलेसनेस एंड कन्फ्यूजन रोजनिंग इन द इवनिंग। पेशेंट को इवनिंग में रेस्टलेसनेस और कन्फ्यूजन प्रेजेंट रहेगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ मेमोरी गैप। फिर अनकॉन्शियसली जो पेशेंट है वो मेमोरी गैप्स को फिल करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज अटेम्प्ट टू कंपनसेट फॉर डिफेक्ट। जो भी डिफेक्ट हैं उनमें कंपनसेट करने के लिए अटेम्प्ट करेगा। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज स्टेरियोटाइप बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़। पेशेंट में स्टेरियोटाइप रूढ़िवादी जो व्यवहार है वो पेशेंट में प्रेजेंट रहेगा। तो सनडाउन सिंड्रोम जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो सकते हैं, क्या कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है पेशेंट में इनमें से। पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेस्टलेसनेस एंड कंफ्यूजन रोजनिंग इन द इवनिंग। जो सनडाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट रहेंगे उनमें क्या होता है इवनिंग के टाइम पर रेस्टलेसनेस एंड कन्फ्यूजन के सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही जो लाइट है वो डिम होने लगती है, इवनिंग का टाइम स्टार्ट होने लगता है, तो पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन इस टाइप के सिम्टम्स जो है पेशेंट में अराइज होने लगते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर इज टेक्निकल जार्गोन। यहाँ पर पूछा गया है तकनीकी शब्द जाल किस प्रकार का संचार अवरोधक है।
Option number first is organizational barrier, and is cultural barrier. Option number three is semantic barrier. Option number four is physiological barrier. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर जो है ये इस टाइप का बैरियर है जिसमें जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते टाइम यदि जो वर्ड्स है प्रोनाउंसिएशन है वो गलत हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो, वोकैबुलरी प्रॉब्लम हो, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हो, तो ये अगर प्रकार से वर्डिंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है, पुअर हैंड राइटिंग है, तो उस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सीमेंटिक बैरियर के अंदर आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ डेथ अमंग दोज अटैक्ड बाय अ गिवन डिसीज इज कॉल्ड। यहाँ पर दिया गया है किसी दी गई बीमारी से होने वाली मौतों के प्रतिशत को क्या कहा जाता है। यदि किसी डिसीज कंडीशन के कारण जो है लोगों की डेथ हो रही है तो उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डेथ रेट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सर्वाइवल रेट, ऑप्शन नंबर थ्री इज केस फैटेलिटी रेट एंड ऑप्शन नंबर फोर इज स्पेसिफिक डेथ रेट। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, केस फैटेलिटी रेट। यदि किसी दी गई बीमारी की वजह से जो है लोगों की डेथ हो रही है तो उसे केस फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सी जो है सेकेंड जनरेशन इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज लीप स्लोप, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज प्रोजेस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर थ्री इज नोवाटी एंड ऑप्शन नंबर फोर इज लिवोनोजेस्ट्रॉल। का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री, नोवाटी। नोवा तो है ये सेकेंड जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस के अंदर आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली प्लानिंग मैथड डिमांड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी परिवार नियोजन पद्धति में सर्वाइकल म्यूकस के अवलोकन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमें बताना है कि ऐसी कौन सी फैमिली प्लानिंग मैथड है जिसमें सर्वाइकल म्यूकस का ऑब्जर्वेशन करके जो मेथड है इसे यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज बिलिंग मेथड, ऑप्शन नंबर थ्री इज सिम्प्टोथर्मल मेथड एंड ऑप्शन नंबर फोर इज रिदम मेथड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, बिलिंग मेथड। बिलिंग मेथड जो है एक ऐसी मेथड है जिसमें सर्वाइकल म्यूकस का आइडेंटिफिकेशन करके ऑब्जर्वेशन करके इस मेथड को यूज़ किया जाता है। ओव्यूलेशन के पहले जो सर्विक्स में म्यूकस प्रेजेंट रहता है, सिक्रीशन प्रेजेंट रहता है, वो सिक्रीशन में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं और उस चेंजेस को आइडेंटिफाई करके जो बिलिंग मेथड है इसे यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है As per National Urban Health Mission NUHM, the population covered by an urban primary health center is। यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM के अनुसार शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की जाने वाली जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट is 2,50,000, option number second is 50,000, option number three is 10,000 and option number four is 5,000। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, 50,000। NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंदर जो पॉपुलेशन कवर की जाती है वो 50,000 पॉपुलेशन कवर की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज कंडक्टेड टू हेल्प न्यू एम्प्लॉयज एडजस्ट टू देयर न्यू वर्क एनवायरनमेंट एंड ड्यूटीज। यहाँ पर पूछा गया नए कर्मचारियों को उनके नए काम के माहौल और कर्तव्यों में समायोजित करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज स्किल ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर थ्री इज कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड ऑप्शन नंबर फोर इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट।
पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, ओरिएंटेशन। जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय आता है तो उसे सबसे पहले ओरिएंटेशन कराया जाता है, उसकी जो भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न्यू एनवायरनमेंट एंड ड्यूटीज में एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले ओरिएंटेशन कराया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मैकेनिज्म बाय विच लैक्टेशन कॉजेज अमेनोरिया एंड एनओव्यूलेशन इज। यहाँ पर पूछा गया है जो मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन है उसकी वजह से अमेनोरिया एंड एनओव्यूलेशन कॉज होता है, उसकी क्या वजह हो सकती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल। प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज होने की वजह से अमेनोरिया एंड एनओव्यूलेशन होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एलएच सर्ज, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। ऑप्शन नंबर 3 इज इंक्रीज जीएनआरएच सिक्रीशन या फिर गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से। ऑप्शन नंबर 4 इज हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट या फिर हाइपर एस्ट्रोजन होने की वजह से जो है एमेनोरिया और एनओव्यूलेशन की कंडीशन अराइज होती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल। प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो है लैक्टेशनल एमेनोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। क्या होता है लैक्टेशन की वजह से जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क का प्रोडक्शन करना, जो एक प्रकार का हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है, इसकी वजह से जो जीएनआरएच होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिड्यूस हो जाता है और इसके रिड्यूस होने की वजह से जो इसका काम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करना, तो ये दोनों ही हार्मोन जो है रिलीज नहीं होते हैं। इसकी वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ओव्यूलेशन या ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए जो लैक्टेशन के टाइम पर अमेनोरिया एंड एनओव्यूलेशन की कंडीशन अराइज होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ पार्टोग्राफ इनेबल्स द मिडवाइफ टू। यहाँ पर पूछा गया है पार्टोग्राफ जो है वो मिडवाइफ को किस चीज़ के लिए सक्षम बनाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टेस्ट द इफेक्ट ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर को टेस्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, लेबर की प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इज स्क्रीन सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन को स्क्रीनिंग करने के लिए। एंड ऑप्शन नंबर 4 इज असेस द एडिक्वेसी ऑफ द फीमेल पेल्विस फॉर द चाइल्ड बर्थ, या फिर मेल पेल्विस को असेस करने के लिए चाइल्ड बर्थ के टाइम पर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।